नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट को जानने से पहले आपको कांस्टेंट जानना होगा। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो एक्चुअल में फोर्स ऑफ कांस्टेंट को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम किस तरीके से मोशन करता है, तो यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम विथ रिजिड सपोर्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और ये है इसका बॉब और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और हम मान के चल रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो नॉन एक्सटेंडेबल है, नॉन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये जो मान लेते हैं स्ट्रिंग का लेंथ L है। तो हर पोजीशन में, जब बॉब किसी भी पोजीशन में हो, तो ये जो स्ट्रिंग रहेगा उसका लेंथ हमेशा L ही रहेगा। अब सपोज मान के चलते हैं ये जो फिक्स्ड एंड है इसी को हम ओरिजिन ले लेते हैं। तो सपोज ये हमारा ओरिजिन है O। तो अगर हम यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करें, आर थीटा का, तो आर थीटा का यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो अगर इसको ओरिजिन माने और ये बॉब के पोजीशन को हम डिफाइन करना चाहें, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है L, यानी कि R इक्वल टू L हो गया। और थीटा सपोज कोई भी एंगल होगा यहाँ पर, तो ये हो गया थीटा 1 मान के चल लेते हैं हम लोग, या फिर थीटा A लिख लीजिए आप इसको, थीटा A। ठीक है, और यहाँ पर तो 90 डिग्री ऑब्वियस है क्योंकि हमने सीधा लाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पर, या फिर आप इसको थीटा B एंगल भी नाम दे सकते हैं। तो या फिर इस थीटा को आप यहाँ से नापिए, यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे, ताकि ये जो हमारे इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा है, यहाँ से हम पोलर जो कोऑर्डिनेट है उसको लेकर चल रहे हैं। तो ये थीटा A हो गया हमारा। अब यहाँ पर थीटा B, तो यहाँ पर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा L, क्योंकि अगेन डिस्टेंस क्या है L ही है, और यहाँ पर एंगल थीटा B। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा L थीटा C। तो हम क्या देख रहे हैं, पूरे मोशन में जब बॉब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ए से लेके बी, फिर सी, फिर वापस बी, फिर ए, इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सी कर्व में करते रहेगा, प्लेन कर्व में। जैसे कि इसको हम एक्स वाई प्लेन मान के चलें या फिर एक्स जेड प्लेन मान के चलें, तो ये इसी प्लेन में एक कर्व के अलोंग मोशन करता रहेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ये जो आर है वो हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, है ना, वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जिसमें जो वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम में ही जो कांस्टेंट ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट इस सिस्टम के मोशन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस सिस्टम के मोशन को इफेक्ट कर रहा है। तो जो कांस्टेंट होते हैं सिर्फ इसी तरीके के मोशन पर ही इफेक्ट नहीं करते, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट के थ्रू ही इस मोशन ऑफ सिस्टम को इफेक्ट नहीं करते, बल्कि वो फोर्सेस के थ्रू भी इस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके के जो फोर्सेस होते हैं जो मोशन ऑफ ए सिस्टम को किसी तरीके से इफेक्ट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे फोर्स ऑफ कांस्टेंट कहलाते हैं। यानी कि ऐसे फोर्सेस जो सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ फोर्सेस, जो कि क्या करते हैं, सिस्टम के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वही फोर्सेस क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ इसका डेफिनेशन, द कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ सिस्टम, सच फोर्सेस आर टर्म्ड एज द फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, तो जनरली मैकेनिक्स में, लॉ ऑफ मैकेनिक्स में हम इन फोर्सेस को इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि वर्क डन बाय दिस फोर्सेस क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन ये कहने से हमारा, जब सिस्टम मोशन ना कर रहा हो तब, लेकिन ये कहने से हमारा ये मतलब नहीं है
कि इन फोर्स ऑफ कांस्टेंट के द्वारा वो तरीके के मोशन हो सकते हैं जो अदर कांस्टेंट्स को वॉयलेट कर दें, यानी कि उनका खंडन कर दें। जैसे कि सपोज हमने अभी लिया था सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल, तो हमने कहा था एक प्लेन पर मोशन करेगा और एक कर्व के थ्रू ही मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट उसको इस मोशन करने से वॉयलेट नहीं कर सकते या फिर उसको हटा नहीं सकते इस तरीके से। तो कोई भी कांस्टेंट होगा उससे, फोर्स ऑफ कांस्टेंट होगा उससे उस तरीके का फिजिकल मोशन अलाउड नहीं होगा जो अदर कांस्टेंट के साथ कंसिस्टेंस ना हो। तो चलिए देखते हैं कुछ टिपिकल टाइप के फोर्स ऑफ कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। तो ये है कुछ टिपिकल कांस्टेंट फोर्सेस, ठीक है, कांस्टेंट फोर्सेस। तो फर्स्ट है हमारा नॉर्मल फोर्सेस, जैसे कि किसी भी सरफेस के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स किसी अदर वस्तु पर लगाया जाता है वो सारे फोर्सेस नॉर्मल फोर्सेस टाइप फोर्स ऑफ कांस्टेंट के अंदर आते हैं। सेकेंड है हमारा टेंशन इन एन आइडियल रो। थर्ड है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तब तक के लिए है जब तक कि जो वस्तु है किसी भी सरफेस पर स्लिपिंग स्टार्ट न कर दे, तब जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो। फोर्थ है हमारा एन एक्सटर्नल फोर्स दैट काउज ए पर्टिकुलर मोशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कार हैज ए एक्सेलरेशन ए ड्यू टू अटैच्ड रॉकेट। जैसे कि कार सपोज एक हम मान लेते हैं कि एक निश्चित वेग से मोशन कर रही है, चल रही है, लेकिन उसमें जो पीछे अटैच्ड रॉकेट लगा होता है उसके थ्रू अगर उसको पुश किया जाए, फोर्स दिया जाए, तो वो अचानक से काफ़ी स्पीड से आगे चलने लगती है। तो वो इस तरीके की फोर्सेस आएंगे फोर्स ऑफ कांस्टेंट के अंदर। और भी एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारा है बीड स्लाइडिंग ऑन ए वायर। तो कोई भी बीड अगर किसी वायर में स्लाइड करता है, इस तरीके से स्लाइड करता है, तो वो जो वायर होता है वो बीड पर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये भी आएगा इसके अंदर। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं, ए पार्टिकल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। यहाँ पर अगर कोई भी पार्टिकल इस स्फीयर के सरफेस पर अगर मोशन कर रहा है, तो ये जो स्फीयर है उसको क्या करेगा, अपने जो सरफेस है टेंजेंट लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है। ये भी हमारा फोर्स ऑफ कांस्टेंट है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो है रिजिड बॉडी का, ठीक है। रिजिड बॉडी का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, जो टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है जब रिजिड बॉडी मोशन ना कर रहा हो। क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, वो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं, और जो इंटरनल पोटेंशियल फोर्स लगता है वो उन दोनों पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। तो अगर इस रिजिड बॉडी को किसी तरीके से भी डिस्प्लेस किया जाता है, तो इसके जो पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि फोर्स ऑफ कांस्टेंट के द्वारा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। तो अगेन पूरी बॉडी का, रिजिड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क डन बाय दिस फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, वो क्या हो जाएगा अगेन, मतलब जो अंदर फोर्सेस होते हैं इनके पार्टिकल्स के अंदर के, वो अगेन जीरो हो जाते हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्सेस जीरो। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।